इस वीडियो की शुरुआत हम एक छोटे एग्जाम्पल से करते हैं। मानो आपको अपना घर बनवाना हो और आपने एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मनी किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया है घर बनाने के लिए, और कुछ टाइम बाद आपके घर की दीवार गिर जाती है, आपकी छत से पानी का लीकेज आना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, पैसे की या फिर काम गलत हुआ है? अब यही एग्जैक्ट सवाल देश पर लगाओ। जब गवर्नमेंट हर साल लाखों करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है तो ब्रिजेस क्यों गिर जाते हैं? जब फैक्ट्रीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं तो नौकरियां क्यों नहीं बढ़ रही हैं, लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? जब फार्मर्स को सब्सिडीज दी जा रही हैं तो सुसाइड रेट कम क्यों नहीं हो रहा है? जब कोर्ट्स डेमोक्रेसी का पिलर हैं तो 30 साल तक केसेस पेंडिंग कैसे रह जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया का प्रॉब्लम पैसा है या फिर सिस्टम? आज का वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी को गाली देने के लिए नहीं है। आज का वीडियो सिस्टम को समझने और उसकी रियलिटी दिखाने के लिए है। इंडिया का असली प्रॉब्लम पैसों की कमी नहीं है। इंडिया का असली प्रॉब्लम है एम्बिशियस फिस्कल आउटलेज और परसिस्टेंट स्टेग्नेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स के बीच का गैप। आउटले मतलब कितना पैसा दिया गया और आउटकम मतलब उस पैसे से कितना रिजल्ट जनरेट हुआ। अगर 100 रुपए दिए गए हैं और 30 रुपए का काम होता है तो ये कमी पैसों की नहीं है, ये फेलियर है सिस्टम का। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर की ओर मूव किया है, बट सिस्टमैटिक करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, पॉलिसी डिजाइन एंड ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन के बीच के गैप की वजह से ये बजट न्यूट्रलाइज हो जाता है। इंडिया में पैसा वर्ल्ड क्लास लेवल का स्पेंड होता है, बट आउटकम्स थर्ड क्लास लेवल के। इसी गैप को कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन या इकोनॉमी ऑफ फ्रिक्शन। करप्शन आज भी हमारे देश का सबसे बड़ा चैलेंज है। ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारी रैंक 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज आई थी विद अ स्कोर ऑफ 38 आउट ऑफ 100। इसी सिस्टमिक लीकेज की वजह से डेवलपमेंट पर खर्च किया हर 1 रुपए का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद और स्कैम्स के द्वारा हड़प लिया जाता है। और ये उन लोगों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है जिनके पास करप्ट सिस्टम से लड़ने के इनफ रिसोर्सेज नहीं है। एज अ रिजल्ट हमारे पास एक ऐसी इकोनॉमी है जो बार बार अपने पोटेंशियल से अंडर परफॉर्म करती है। मौजूदा सरकार की इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी का सेंटर पीस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत क्लियर एग्जांपल है। फिस्कल ईयर 2024-25 में 11,11,000 करोड़ रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए एलोकेट किए गए। इस मैसिव फंडिंग का इंटेंशन था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करना। ये पैसा, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि चीजें महंगी हो जाती है, ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि स्टार्टिंग में प्राइस कम बताया जाता है ताकि प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रैक्टर्स के अंडर में आ जाए, उन्हें अप्रूवल मिल जाए। इस फेनोमेना को ऑप्टिमिज्म बायस कहते हैं। बाद में राइजिंग लैंड एक्विजिशन कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्टर चेंज एंड मटेरियल की क्वालिटी भी गिर जाती है। सिर्फ डिलेज और मिसमैनेजमेंट की वजह से 5,70,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो चुका है और एवरेज प्रोजेक्ट डिले 3 साल तक है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की साइड से एक बहुत ही दर्दनाक रियलिटी सामने आई है। रियलिटी ये है कि 1800 से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से 458 प्रोजेक्ट्स अपने बजट से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। इसका सबसे खतरनाक रिजल्ट है ब्रिजेस का गिरना। 2021 से 2025 तक लगभग 170 ब्रिज कोलैप्सेस हुए हैं, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान गई है और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इस सब का एपिसेंटर बिहार रहा है, जहां लगभग 15 ब्रिज कोलैप्सेस हुए हैं 2024 में। मोरबी ब्रिज और गंभीरा ब्रिज गुजरात ट्रेजेडी इसलिए नहीं हुई कि वो पुल पुराने हो गए थे, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि उनका रिपेयर वर्क और उनकी सेफ्टी चेक्स को इग्नोर किया गया। ये एक्सीडेंट्स नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल क्राइम्स हैं। ऐसे केसेस में मेरे अकॉर्डिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए जानी चाहिए, जिसमें 1 महीने के अंदर क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करके उनको कम से कम 7 साल की और ज्यादा से ज्यादा लाइफ टाइम की जेल होनी चाहिए, ताकि आगे ऐसी जरूरत करने की कोई कोशिश भी ना करे। इनॉग्रेशन कल्चर भी इस मिसमैनेजमेंट एंड मिस हैपनिंग का वन ऑफ द रीजन है, जहां पॉलिटिकल गेन्स एंड पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स को बिना स्क्रूटनी और बिना सेफ्टी चेक्स के पास कर दिया जाता है। स्पेंडिंग आउटकम गैप का वन ऑफ द एग्जांपल है वाटर डेवलपमेंट रिसोर्स सेक्टर। इस सेक्टर में रिकॉर्डेड कॉस्ट इंक्रीज 200% तक है। जहां इनिशियल लेवल पर बजट 23,466 करोड़ था, वहीं बजट बढ़कर लगभग 70,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये नंबर्स मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हैं, काइंडली रीड कीजिएगा। टॉपिक पर वापस आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का हाल भी कुछ ऐसा ही है। गवर्नमेंट ने कहा इंडिया चाइना का ऑल्टरनेटिव बनेगा मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में। के तहत प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम भी लाई गई, PLI स्कीम। 2 लाख करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट होने थे इन दी 14 क्रिटिकल सेक्टर्स। टारगेट था मैन्युफैक्चरिंग का GDP शेयर 25% तक अचीव करना, जिसके अकॉर्डिंग 2020 में मैन्युफैक्चरिंग का GDP शेयर 15.4% था और आज 2025 में भी लगभग ये शेयर उतना ही है। PLI के टारगेट का सिर्फ 37% ही प्रोडक्शन में अचीव हुआ है और 8% इंसेंटिव्स ही पे आउट हुए हैं टोटल। सोलर मॉड्यूल सेक्टर में 12 में से 8 कंपनीज ने लेट 2024 तक अपने टारगेट्स भी अचीव नहीं किए थे और अडानी और JSW जैसी कंपनीज ने तो बेसिक इक्विपमेंट्स तक ऑर्डर नहीं किए। जॉब्स का क्रिएशन प्रोमिस्ड नंबर के आसपास तक नहीं पहुंच सका। मोबाइल फोन्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर्स चल गए क्योंकि
उसमें बड़ी कंपनीज थी और ऑटोमेशन था, बट टेक्सटाइल्स, स्टील, सोलर जैसी सेक्टर्स पीछे रह गए। और इस सब को देखते हुए ही एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई रघुराम राजन जी ने ये आर्ग्यू किया था कि गवर्नमेंट को बिना मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स के इतनी बड़े अमाउंट ऑफ सब्सिडीज इन बड़ी कंपनीज को देना एक फ्लॉड स्ट्रेटेजी है। इसके बजाय सरकार को ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स पर ध्यान देना चाहिए। इस फेलियर का सबसे बड़ा रीजन एमएसएमईज का दबना है। एमएसएमईज इंडिया के एम्प्लॉयमेंट में 62% का रोल प्ले करते हैं, लेकिन इनके ऊपर 14 से 50 से ज्यादा कंप्लाइंसेस, 48 रजिस्टर्स, हर दिन लगभग 40 लीगल अपडेट्स का बोझ है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ बिजनेस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडियन लॉ में 486 इम्प्रिजनमेंट लॉज हैं, जिनमें से बहुत से लॉस कुछ मामूली लेबर लॉस से लिंक्ड हैं। इसकी वजह से कंपनीज अपने आप को बड़ा करने का सोचती ही नहीं है, और अगर कुछ कंपनीज अपने आप को बड़ा करती भी हैं तो वो इनफॉर्मल या अनऑफिशियल रहकर ही सारे काम करती हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी स्टोरी सेम है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 स्टूडेंट्स की बेसिक फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्राइसिस को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल, क्लास 3 के 23% स्टूडेंट्स क्लास 2 लेवल के टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते। क्लास 5 के 30% ऑफ द स्टूडेंट्स बेसिक डिवीजन तक सॉल्व नहीं कर पाते। डिग्री मिल जाती है बट स्किल्स नहीं आ पा रही, इसलिए कंपनीज को खुद को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ये एक इनविजिबल टाइप का टैक्स होता है जो एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी के लिए धब्बा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नैप 2020 को आए हुए भी 5 साल हो चुके हैं, जो एंश्योर करता था कि जीडीपी का 6% ऑफ द एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में हो, बट अभी तक भी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट सिर्फ 4.6% ऑफ द जीडीपी खर्च करती है। अकॉर्डिंग टू यूडीआईएसई 2023-24 डेट, सिर्फ 43.5% ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स के पास कंप्यूटर है पढ़ाने के लिए। 90% ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स बेसिक एमिनिटीज तक लैक करते हैं, जैसे कि 1.5 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। 67,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी तक टॉयलेट्स नहीं है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो तो लेट मी रिमाइंड यू, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड एल्गोरिथम को बताइए कि ये चैनल अच्छा है और प्रोडक्टिव कंटेंट डाल रहा है, ताकि इससे चैनल को बूस्ट मिल सके। नाउ गेट बैक टू द टॉपिक। हेल्थ केयर का मॉडल भी आम आदमी को तोड़ देता है। इंडिया पब्लिक हेल्थ केयर पर जीडीपी का 1% से भी कम खर्चा करता है। रिजल्ट ये है कि ऑफिशियली 60 से 70% मेडिकल एक्सपेंसेस लोगों को अपनी जेब से देने पड़ते हैं, बट रियलिटी इससे कहीं ज्यादा है। हर साल लगभग 8% ऑफ लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस के खर्चे की वजह से पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाती है। रूरल एरियाज में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बिना डॉक्टर के चल रहे हैं, और अर्बन स्लम्स में पॉल्यूशन और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं। सरकार की आयुष्मान भारत स्कीम 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम करती, बट जब बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही मिसिंग है तो उस कार्ड का करेंगे क्या? एग्रीकल्चर में भी सब्सिडी का ट्रैप बना हुआ है। बजट का 73% हिस्सा सिर्फ सब्सिडीज देने में चला जाता है, बाकी 27% हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए है। सब्सिडी शॉर्ट टर्म रिलीफ तो देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट नहीं देती। स्टोरेज, प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन्स में इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से फार्मर्स डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। सब्सिडी ट्रैप इस सेक्टर को मॉडर्नाइज होने से रोक रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने से रोक रहा है, और नेसेसरी साइंटिफिक इन्वेंशन जो इस पैसे से हो सकती थी उसे होने से रोक रहा है। पीएम किसान जैसी स्कीम से लगभग 60,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं किसानों के बेनिफिट के लिए, बट फिर भी इसका आउटकम नेग्लिजिबल है। इसलिए फार्मर सोसाइटीज का नंबर हर साल दर्दनाक तरीके से बढ़ रहा है, और उनमें से ज्यादातर फार्मर्स लैंडलेस लेबरर्स होते हैं। 2023 में इंडिया में लगभग 10,786 किसानों ने सुसाइड किया था। जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी का स्लोडाउन इकोनॉमी को और स्लो कर देता है। हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। एक बिजनेसमैन जब ये देखता है कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में लगभग 10 साल तक का समय लग जाता है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लेता है। इससे हमारे देश की रैंकिंग 163 आउट ऑफ 190 है इन कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। जजेस कम है और केसेस ज्यादा हैं। गवर्नमेंट खुद सबसे बड़ा लिटिगेंट है। जस्टिस डिले होता है और इसके साथ साथ डेवलपमेंट भी डिले हो जाता है, और इस बैकलॉग का सबसे मेन रीजन है मैसिव जज वैकेंसी रेट। हमारे इंडिया में 21 जजेस पर मिलियन पीपल हैं, जिसमें भी सबसे ज्यादा गवर्नमेंट लिटिगेशन के केसेस पेंडिंग रहते हैं, जहां स्टेट हाई फेलियर के बावजूद अपील पर अपील करते रहते हैं। सॉल्यूशन भी क्लियर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इनॉग्रेशन से ज्यादा मेंटेनेंस पे फोकस करना चाहिए। एमएसएमईज के लिए सिंगल एनुअल कंप्लायंस सिस्टम होना चाहिए। कोर्स को फुल्ली डिजिटल बनाना चाहिए, एंड एजुकेशन में फाउंडेशनल लर्निंग पर फोकस होना चाहिए। एग्रीकल्चर में सब्सिडी से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की नीड है, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जीडीपी के शेयर का 2% से ऊपर ले जाना चाहिए। इस पूरे अंधेरे में एक पॉजिटिव एग्जांपल है डिजिटल इंडिया टेक स्टैक। इधर यूपीआई हो, आधार हो या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, इन सब ने दिखाया है कि जब सिस्टम सिंपल हो और ट्रांसपेरेंट हो एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो तो करप्शन और लीकेज
ड्रामेटिकली डाउन हो जाता है। ये प्रूफ है कि इंडिया इनकैपेबल नहीं है, इंडिया सेलेक्टिवली एफिशिएंट है। इंडिया गरीब नहीं है, इंडिया टैलेंटलेस भी नहीं है, इंडिया बस पुअरली मैनेज्ड है। और मैनेजमेंट बदला जा सकता है अगर हम चुप रहना बंद कर दें तो। और अगर आप यहाँ तक सुन पाए हो तो आप सिर्फ व्यूअर नहीं हो, आप रिवॉल्यूशनरी हो। कमेंट्स में लिखिए आपको सबसे ज्यादा पेन किस सेक्टर में दिखा, और अगर आप इनमें से किसी भी सेक्टर का पार्ट हो तो अपना पेन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि सिस्टम तभी सुधरता है जब लोग सवाल पूछना स्टार्ट करते हैं। इसका रिसेंट एग्जाम्पल हमने सोशल मीडिया आउटरेजेस अबाउट अरावली में देखा, उन्नाव रेप केस में देखा और गिग वर्कर्स डिमांड में देखा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने अपने फैसले बदले हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर एल्गोरिथम को बताइए कि ये कंटेंट अच्छा है। थैंक यू सो मच।